हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर जीडी 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं और आप सभी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स मिले हैं कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा। तो गाइज, इसी कड़ी में हमारी सेकेंड वीडियो ये है, आपका रियल पेपर वाला जो पेपर है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पर टॉप क्वेश्चन है और आप सभी ने बताया है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो उसी कड़ी में हमारा ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्क्रीन पर है। पानीपत का जो तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका बना है। तो पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध हुआ था 1761 में। 1761 आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब गाइस, थोड़ी सी डिटेल भी बता दें इसके बारे में, पानीपत के युद्ध के बारे में। बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि पानीपत में जो युद्ध हुए थे इनकी संख्या तीन युद्ध पानीपत के हैं। पानीपत के 3 युद्ध हैं। तो तीसरा आपसे पूछा गया है, पहला दूसरा भी हम आपको कवर करवाएंगे। पहले तीसरे के बारे में बता दें। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये हुआ था 1761 में। अगर आपसे तारीख भी पूछी जाए तो 14 जनवरी को ये हुआ था। 14 जनवरी 1761 को, ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर जो ऑप्शंस में मिलता है आपको, ये मिलता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर इस सेनापति का नाम भी पूछ लिया जाए, मराठा सेनापति का, तो इसका नाम है सदाशिवराव भाऊ। इसके बीच में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तीसरा युद्ध जो युद्ध था पानीपत का, और ये जो तीसरा पानीपत का युद्ध था, ये जो युद्ध है एक ही दिन में खत्म हो गया था। एक ही दिन में ये युद्ध खत्म हो गया था, इतना भी आप याद रखिएगा। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो इस युद्ध में मराठों को जो था हार का सामना करना पड़ा था, यानी मराठा की इसमें हार हुई थी। और मराठों की सबसे बुरी हार ये मानी जाती है। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो युद्ध हुआ था, इसमें मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी। इतिहास की सबसे बुरी हार इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें सेकेंड, जो फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले, पानीपत का पहला युद्ध प्रथम। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था, या पहला युद्ध हुआ था, यह 1526 में हुआ था। 1526 में ही पानीपत का पहला युद्ध बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। क्लियर है? तो बाबर और लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। तारीख भी पूछी जाए तो 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। क्लियर है? और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम जो लोदी था इसको पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर की इसमें विजय हुई थी, याद रखिएगा। सेकंड की बात करें, पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये हुआ था 1556 में। तारीख भी याद रखिएगा, 1556 बेसिकली यहाँ से यही पूछा जाता है ना। तारीख स्पेसिफिक यहाँ पर जो है, कई सारी चीज़ें, कई सारी बुक्स में तारीख सेकंड जो युद्ध हुआ था पानीपत की, इसकी आपको नहीं मिलती है। फर्स्ट और सेकंड की ज़्यादातर मिल जाती है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था? हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, यानी कि हेमू जिनको जाना जाता है, इनके बीच में ये लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुआ था 1761 में। तो आपको तीनों युद्ध के बारे में हमने कवर करवा दिया है ये चीज़ें, तो आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 52। अब यहाँ पर 51 और 52 से क्यों आ रहा है? तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में भी आज के आपका रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस को जो मनाया जाता है यह ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्रिसमस को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। या फिर इनको यीशु भी बोला जाता है, यीशु भी इनको कहा जाता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन मिला हो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें ईसा मसीह मिला है तो क्लिक कर दिया हमने। क्रिसमस जो है इसको ईसा मसीह या यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये जो है ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है और ईसाई धर्म में इसे धार्मिक वर्ष का केंद्रीय पर्व भी माना जाता है। कब पड़ता है ये? तो हर साल ये दिसंबर में पड़ता है, दिसंबर की 25 तारीख को, यानी कि 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? कल क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था आपसे हमने। क्लियर है? तो आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर, काफ़ी सारे लोगों ने बताया भी था। 10 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। सिख धर्म में कुल गुरुओं की जो संख्या है यह 10 है, ध्यान रखिएगा 10 गुरु इसमें हुए हैं।
गुरु नानक देव जी जो है ये पहले गुरु थे सिख धर्म के और प्रवर्तक भी इनको माना जाता है सिख धर्म के। गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई, तो ध्यान रखिएगा। और गुरु नानक देव जी जो थे ये सम्राट, मुगल सम्राट था बाबर के समकालीन थे गुरु नानक देव, तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। गुरु नानक देव जी जो है इन्होंने 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम जो पंजाब प्रांत है इसमें इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म क्या है, तो ये एक ईश्वर और गुरुद्वारों पर आधारित धर्म माना जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 5वें जो गुरु है सिख धर्म के, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो इनका नाम गुरु अर्जुन देव है। सिख धर्म के जो 10वें गुरु है इनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह। तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। और गुरु अर्जुन देव जो है इन्होंने अमृतसर पंजाब में स्वर्ण जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बनता है कि पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो बनवाया किस गुरु ने बनवाया, कौन से नंबर के गुरु ने बनवाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। लाख बख्श की जो उपाधि दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन था, ये अब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो उपाधि दी थी ये क्यों दी थी इसको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। बड़े पैमाने पर दान देने के कारण ये उपाधि इसको दी गई थी लाख बख्श की कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये जान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। कौन था ये, तो ये था अफगानिस्तान के गोर शासक था मोहम्मद गोरी। इसका पहला गुलाम ये था, इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ये अफगानिस्तान के गोर शासक थे, इनका नाम मोहम्मद गोरी था, इनका गुलाम था और ये भारत आया था। और यहाँ पर इसने जो राज किया था, शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने पहले लाहौर को राजधानी बनाया था और बाद में दिल्ली स्थानांतरित अपनी राजधानी की थी। इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था और इसको बेसिकली शुरू इन्होंने करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और केवल पहली जो मंजिल है इसको ही ये पूरा कर सके थे। और ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको दिल्ली में कुतुब मीनार, इसके अलावा अजमेर में अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माता इनको माना जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, सीधे सीधे आपकी एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है शिवजी का या शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और डेट अगर आपसे पूछी जाए तो ये 6 जून को हुआ था, 6 जून 1674 को, ध्यान रखिएगा। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। बनारस के जो विद्वान पंडित थे इनका नाम गंगा भट्ट या गागा भट्ट इनके नाम से जाना जाता है, इन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था। और इसी दिन जो है शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि मिली थी। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। शिवाजी महाराज जो है इन्होंने 1674 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो 1674 में इन्होंने राजधानी बनाया था रायगढ़ को और इसी साल इनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को। इन्होंने किया था इनका राज्याभिषेक, तो बनारस के विद्वान पंडित गागा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था। तो एक एक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जो भी हम आपको बताते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के जो लेखक है इनका नाम दीनबंधु मित्र है। दीनबंधु मित्र आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम राप्त गुप्तार आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आपको बता दें। दादा भाई जो नौरोजी है इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी इनको कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में ये जो 2 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ये भी क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक वाला क्वेश्चन भी बनता है। 2 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से कवर हो गए। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले जो पहले व्यक्ति थे ये दादा भाई नौरोजी ही थे। तो ये तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से हो गया। इन्होंने जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी ये कब की थी, तो साल 1867 और 68 के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति जो आई है ये 20 रुपये होने का अनुमान इन्होंने लगाया था। सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी भारत की। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ये थे। और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये आप याद रखते चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक आप सभी को बताइए बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाबर। और इसमें काफ़ी सारे मुगल साम्राज्य के जो शासक हुए थे और जिनसे लगातार क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो हम आगे आने दिनों में हमको डिटेल में इनके बारे में कवर करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? चित्रशाला की जो स्थापना की थी आगरा में, ये जहांगीर के द्वारा की गई थी। जहांगीर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था, ये शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? प्रकाश के त्योहार के नाम से दीपावली को जाना जाता है, दीपोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रकाश के त्योहार यहां से आपको समझना है, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। और गाइस टॉप 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं, इनमें से आपका कितना स्कोर होता है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्कोर बताकर जाइएगा कि कितना अटेम्प्ट किया है। इससे आपको आपकी तैयारी का भी आइडिया लगेगा कि कितनी तैयारी आपकी है, कितनी नहीं है और कितनी और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पूरा वीडियो देखें और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपको आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो गाइस कुंभ का जो मेला लगता है ये काफ़ी जगहों पर लगता है, 3-4 जगहों पर लगता है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जगह पर। जो ऑप्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से समझ सकते हैं। कुंभ जो है भारत में 4 स्थानों पर लगता है, अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों पर लगता है। तो 4 आपका ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। सौर मंडल में लाल जो ग्रह है ये मंगल है। नीला ग्रह पृथ्वी है, आप सभी को बताइए। बुध, शुक्र, बृहस्पति, उन सभी के जो कौन कौन से कलर के ग्रह हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके उपनाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? खगोलीय पिंड जो है सौर मंडल में शामिल होते हैं, इनका नाम क्या है ये आप बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिले हैं सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र, जो कि सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो ये सभी जो हैं ये सौर मंडल में शामिल होते हैं। सूर्य भी होता है, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह सभी सौर मंडल में बेसिकली शामिल होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है इसका नाम सूर्य है, सूर्य। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के से सबसे दूर है स्थित है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है इसका नाम क्या है? इसका नाम वरुण है। वरुण यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? देखिए अभी हमने आपको बताया था और क्वेश्चन आ चुका है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिस पर हम सभी लोग रहते हैं। आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी जो है ये नीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको कौन सा है? सौर मंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह माफ कीजिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा है, इसका नाम गैनीमीड है। गैनीमीड आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर उपग्रह भी आपको दे रखा है, जैसे कि चंद्रमा, टाइटन है ना, डिमोस। तो ये जो उपग्रह हैं यही आपसे पूछा है, तो उपग्रह ही आपको ऑप्शंस में मिले हैं। तो आप चंद्रमा लगाकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका नाम गैनीमीड है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिल रहा है। निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास अपना एक भी उपग्रह नहीं है? तो ये जो ग्रह हैं इसका नाम है, एक तो बुध है और दूसरा है शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में अपना उपग्रह नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है आकार के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, वर्ष 1942। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। क्लियर है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है 16 अगस्त 1946। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये 1936 में हुआ था, 1936। आपका सी ऑप्शन वर्ष 1936 में करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंध थे, है ना? तो इनका नाम आपको बताना है, कौन अवध किसान सभा से संबंध थे। इनका नाम है बाबा रामचंद्र, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? अपसोर की जो स्थिति पैदा होती है ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति पैदा होती है। आपका यहाँ से फोर्थ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 4 जुलाई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो भारत ने पहला जो अंतरिक्ष उपग्रह भेजा था अपना, ये भेजा था रूस की सहायता से। तो रूस यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में रूस की सहायता से भेजा था। निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह, तो इसका नाम मेटसेट है। मेटसेट डी ऑप्शन में आपको जो दिखाई दे रहा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह इसका नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुआ थी, 1969 में। आपका सी ऑप्शन 1969 करेक्ट आंसर रहेगा। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था इसका संबंध किससे था? तो दलित वर्ग से इसका संबंध था। पूना पैक्ट, ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये काकोरी कांड वाला है। काकोरी कांड के नायक कौन थे, है ना? तो काकोरी कांड के जो नायक थे इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी कांड के नायक थे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है। टिहरी जो बांध है ये है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर है ना? हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी में है। तो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये हो जाएगा दूध उत्पादन से। अच्छा, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति इसका संबंध किससे है? हरित क्रांति, है ना? हरित क्रांति का संबंध किससे है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हरित क्रांति का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा फसलों के उत्पादन से, है ना? तो जिसमें गेहूं वगैरह आते हैं, तो याद रखिएगा। और उसी तरह से आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। गुजरात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। गुजरात जो है सर्वाधिक तटरेखा साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लाल क्रांति आपकी आ चुकी है। लाल क्रांति का संबंध किससे रहेगा? रजत क्रांति आगे हम पढ़ेंगे। लाल क्रांति का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति है टमाटर से संबंधित। टमाटर, टमाटर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है रजत क्रांति का। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा अंडा से। अभी तक हमने 3 क्रांति आपको बता दी, लाल क्रांति, टमाटर, रजत क्रांति, अंडा। और एक और आपको हमने बताई है अभी श्वेत क्रांति, जिसका संबंध है दूध उत्पादन से। तो याद रखिएगा इन तीनों को। हरित क्रांति ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो नेपाल की सीमा से भारत का जो राज्य संलग्न है इसमें आपको बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये सभी दे रखे हैं। तो इनमें ये सभी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेपाल की सीमा से भारत का बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये सभी राज्य संलग्न हैं। आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी। निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? क्लियर है? तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, असम है ये, असम। तो निम्न में से कौन सी असम की राजधानी है? तो असम की जो राजधानी है ये हो जाएगी दिसपुर। ईटानगर कहाँ की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी, है ना? और आइजोल कहाँ की है? आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, मिजोरम या फिर सिक्किम, है ना? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए राजधानियाँ, क्योंकि राजधानियों से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। राजधानियों से लगातार आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव ये तीनों
केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है तीनों। गोवा एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हमसे क्या पूछा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है ना, तो ये गोवा नहीं है, गोवा एक राज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, 1946 में गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी ये कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। क्लियर है, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की पहली किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, तो संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों को वर्णन देखने को मिलता है, 7वीं अनुसूची आपकी ये हो जाएगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। गाइस 22 भाषाओं का जो उल्लेख है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में है, 8वीं यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और 8वीं अनुसूची जो है ये 22 भाषाओं से संबंधित है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची जो है 3 सूचियों का वर्णन इसमें बेसिकली मिलता है। तो इस तरह से हमने आपको अनुसूची भी कवर करवा दी है और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए। 51 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको कवर करवाए। क्लियर है, आगे आने वाले दिनों में और एडवांस तरीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका आज का रहेगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हुमायूं, बाबर, जहांगीर और अकबर। आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। क्लियर है, और गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लेकर आने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।